जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और माजिद निज़ामी आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो गुफ्तगू का हमारा मौजू है वो हम ज़ाहिर है सियासत को ही डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक माहौल बना हुआ है, और ये समझने की कोशिश करेंगे निज़ामी साहब से, क्योंकि ये जो सियासत है और सियासी तारीख है ख़ास तौर पर मुल्क की, उस पर बड़ी नज़र रखते हैं कि ये जो आजकल हमें नजर आ रहा है माहौल, ये इससे पहले भी कभी हुआ है और इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आने वाले जो सियासत है हमारी या मुस्तकबिल है मुल्क का, उस पर किस तरह पड़ सकते हैं। तो मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। जावेद साहब, आपकी इजाजत से मैं निज़ामी साहब से शुरू करता हूँ। निज़ामी साहब, ये बताएं सबसे पहले तो हम, मेरा ख्याल है कि प्रेजेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इस वक्त हमें एक लॉग जैम की कैफियत नजर आ रही है, ऐसे लगता है कि जितने टीयर्स हैं जिनको हम उर्फ आम में हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, चाहे उसमें अदलिया है उसके अंदर अपनी फूट पड़ी हुई है, सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे लगता है कि अपनी एक दूसरे के लिए नफरत और अना से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी अपनी तरजीहात कभी बदलती हैं, कभी जो है समझ नहीं आती कि ये चाह क्या रहे हैं असल में। तो ये आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? ये चीजें कहाँ लेके जाएंगी हमें? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस साहब। उसमें दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे ख्याल में ये हैं कि ये बात दुरुस्त है कि अगर हम माजी पे नज़र डालें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो माजी में कभी कभार उसके कुछ हिस्से हुआ करते थे, लेकिन ये जो एक कॉम्बिनेशन अभी बना है या जिसको हम सियासी और रियासती मतंजन कहते हैं, ये पहले कभी नजर नहीं आया। हम्म। और इस हद तक चीजें जब आगे चली जाती हैं तो फिर उसमें खासी मुश्किलात होती हैं। अब पहले तो ये था कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग देखा करते थे कि वो कहीं ना कहीं सुलह सफाई कराएगी। हमारे सामने काकड़ फार्मूला है। हम्म। इसके अलावा जनरल कियानी ने इफ्तिखार चौधरी के मामले में इंटरवीन किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की अगर हमायत नहीं तो मुखालफत भी हासिल नहीं है हुकूमत वक्त को, हम्म। जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ जो एक बहुत बड़ी अपोजिशन की जमात है, उसको भी जो उम्मीदें थी इस्टेब्लिशमेंट से वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। तो अब वो सिचुएशन ये है कि पिछले 75 साल में जिस इदारे की तरफ देखा जाता था उस इदारे का भी कैरेक्टर वो नहीं है कि जिसके अंदर वो कोई सरप्रस्ते आला का किरदार अदा कर सके। आईनी या गैर आईनी वो एक अलग बहस है। लेकिन अमली तौर पे सरप्रस्ते आला जो है वो इस टाइम इन्वॉल्व नहीं लग रहे किसी भी सुलह सफाई में। तो इसके साथ साथ फिर जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है तो ये हमारे सामने नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में भी जजेस के मामला इस तरह खुल के सामने आए थे। लेकिन बहरहाल इस दफा फिर डिवीजन जो है वो खासी नजर आ रही है। तो ये सियासी, रियासती और अदलिया के जो मामला हैं, इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना है कि इसके अंदर कोई डोर सुलझती भी नजर नहीं आ रही कि इसका हल अल्टीमेटली क्या निकलेगा। हम्म। तो उसमें वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि somebody has got to give, यानी किसी ना किसी को जो है वो पहले उसकी आंख ब्लिंक होगी और दूसरा जो है वो फिर उसको लपक के काबू कर लेगा। और हमारे यहाँ हमेशा ये काम जो है वो या अदालत करती रही है या एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। आमतौर पर लोग जब पूछते हैं कि जी इस दफा क्या फर्क है, तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले वाले वज़राए आजम या हुकूमतें जब भी घर भेजी जाती थी तो आमतौर पे ये होता था कि ये हमारे इदारे एज एन इंस्टीट्यूशन उसके खिलाफ खड़े होते थे। इस वक्त हमें तकसीम नजर आ रही है। इस तकसीम का शाखसाना क्या निकलेगा आपके ख्याल में? इमरान खान जो हैं वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वही तारीख बरकरार रहेगी कि जिसको एक दफा निकाला है उसको फिर एक लंबा चक्कर लगा के वापस आना होता? जी अभी तक के इस्टेब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के मूड से तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को उन तमाम आजमाइशों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो उनके लिए किसी और को दी गई और उनको उसमें से गुजारा गया। जिस तरह इलेक्शन 2018 में हम देखते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी की पूरी प्लानिंग रिपीट होगी लेकिन उसका निशाना इमरान खान होंगे। हम्म। और उसकी शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। तो जिस तरह हमने एक दफा पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्ट इमरान है
वो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी कॉस्ट पे की जाएगी। तो वो कॉस्ट काफी हैवी है, लेकिन लग ये रहा है कि रियासत इस मूड में है कि वो कहती है कि हमने 9/11 की कॉस्ट भी पे कर ली थी हम्म। उस पॉलिसी शिफ्ट की, तो हम इसकी भी कॉस्ट पे कर लेंगे, जितनी मर्जी बड़ी कॉस्ट हो। हम्म। तो अब यही लग रहा है कि फिलहाल इस सारी क्योटिक सिचुएशन के अंदर इमरान खान तो हो सकता है अवामी तौर पे बेनिफिशरी हो, लेकिन इंतजामी तौर पे और हुकूमती तौर पे मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। हम्म। तो इस हवाले से मेरा आखिरी सवाल फिर जावेद साहब की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब बार बार ये धमकी देते हैं कि जी अगर चीजें जो हैं वो हमारे हक में ना हुई और फैसला कोई इस किस्म का आया, वैसे ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल वो अदालत के पीछे खड़े हैं और ये वही अदालत है जो 9 अप्रैल के बाद वो कहते पाए गए कि मेरे दिल में बड़ा दुख है, और उनके हामी जो हैं वो इनको धमकियां देते हुए पाए गए जजों को। उनकी तस्वीरों पर जूते बरसाते हुए हमें नजर आए मनाजिर। लेकिन अब उनका ये ख्याल है कि मेरे हक में फैसला हो सकता है। दो मेरे सवाल के हिस्से हैं। एक तो ये कि अगर फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो किस किस्म की अवामी ताकत का मुजाहरा ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 25 मई भी कर लिया, फिर नवंबर भी कर लिया, लेकिन उसके वो मतलूबा नतज नहीं निकले। और अगर फर्ज करें उनके हक में भी ये फैसला आ जाता है और हुकूमत कहती है कि जी हम तो नहीं कराते इलेक्शन, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, दोनों सवालों का एक ही जवाब मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जब भी होंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह अपने कारकुनों को चार्ज करके इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। इसके अलावा मुझे नहीं ऐसी कोई चीज या स्ट्रेटेजी सामने नजर आ रही कि जिसकी बुनियाद पे कोई ऐसा मुल्कगीर एहतजाज होगा, या जिस तरह हम 70 की दहाई में सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जी ऐसी हड़तालें होंगी जिसमें जहाज भी नहीं चले। तो मैं नहीं समझता कि कोई इमरान खान को इतना बड़ा को मुल्कगीर एहतजाज कर सकेंगे। सो एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा ये कि अवामी जो महाज है, उन दोनों के ऊपर फैसला बेशक हक में हो या मुखालफत में हो, उन दोनों के ऊपर वो एक हद तक ही कैंपेन कर सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम कहें कि जी को मुल्कगीर एहतजाज ऐसा होगा कि जिससे हुकूमत या रियासत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी, तो मुझे अभी ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि बहरहाल बड़े प्लानिंग से इमरान खान और उनके करीबी साथियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और वो तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि जो किसी भी ऑपरेशन का बड़ा सक्सेसफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। हम्म। सो अभी तक तो मुझे यही लगता है कि मुल्कगीर एहतजाज की तरफ वो नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल उनका ये जो एजिटेशन का मोड है ये बरकरार रहेगा। हम्म। जावेद साहब। निजामी साहब निजामी साहब, ये एक इम्प्रेशन आजकल ये चल पड़ा है खान साहब से रिलेटेड कि जिस वक्त वो पार्टी एक उनका अरूज आया था, अगर आपको याद हो, उनसे और अरूज से कुछ अर्सा कबल उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप कहाँ से फरिश्ते लाएंगे, कौन लोग होंगे आपके साथ जब आप पार्टी पूरी बनाएंगे। वो ये क्वेश्चन अक्सर गोल कर दिए जाते थे, फिर वक्त गुजरता गया, फिर वो लौटे और बाकी सब लोग उनके साथ शामिल होते गए, और क्या कहते हैं कि कारवां चलता गया। और इससे रिलेटेड मेरे जहन से एक चीज निकल गई। आप ये बताएं कि अब ये तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब के पास उस तरह के मेंबर्स नहीं रहेंगे, इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, डेसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आने वाले दिनों में जब इलेक्शन करीब होंगे तो उनको एक मुश्किल फिजा उनके सामने होगी, उस तरह से लोग नहीं होंगे उनके पास। आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये पहली जो आपकी बात है इसको मैं तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। तीन इसके पॉइंट्स हैं। एक तो हम कहते हैं कि 2011 से पहले की तहरीक इंसाफ थी। फिर एक 2011 से लेके, तो मैं उसको तहरीक अदम एतमाद तक एक तहरीक इंसाफ का दौर समझता हूँ, और तहरीक अदम एतमाद के बाद से तहरीक इंसाफ का जो एक नया दौर है वो दोनों उन अदवार से बहुत मुख्तलिफ है। तो इसमें जहां तक इलेक्टेबल्स की बात है तो ये उनको जरूर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक की तारीख में हमने ये देखा है कि इलेक्टेबल्स कोई इतना एंटी स्टेब्लिशमेंट या एंटी रियासत पॉलिटिक्स करने के हामी नहीं होते। लेकिन पिछले एक दो साल में कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें बहुत तब्दील हुई हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी बात यह थी कि बाई इलेक्शंस में मुल्की सियासत का अमल दखल बहुत कम होता था। जहां पे जीतने के 4 या 6 पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट वो होता था।
लेकिन इस दफा देखने में ये आया कि बाई इलेक्शंस के अंदर भी नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए इमरान खान साहब या उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने तकरीबन 4-6 माह से ये प्लानिंग की हुई है कि उनका ये ख्याल है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर पहली दफा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जब दोबारा अवाम में गए तो वो एक भारी अक्सरियत से मुंतखब होके आए। तो फिलहाल उनके जहन में ये मॉडल है कि अरविंद केजरीवाल की तरह जब हम दूसरी दफा आएंगे तो हमारे पास एक भारी अक्सरियत होगी। उसके लिए हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अवामी सपोर्ट ऐसी है और इतनी ज्यादा है कि हम इलेक्टेबल्स के मोहताज नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है, जो इंतखाबी सियासत है या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, और इस कॉम्बिनेशन में 3-4-5 चीजें बहुत अहम होती हैं। तो जो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना पाएगा वो इलेक्शन में कामयाबी लेगा, और ये तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि 2018 के टिकट एलोकेशन के अंदर जो सपोर्ट उनको जिन क्वार्टर्स की मौजूद थी और जो डिसीजन मेकिंग की जाती थी, अब ये इमरान खान को या उनकी टीम को खुद करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये होगा कि इसको वो कैसे मैनेज करते हैं जब उनके पास एक मेजर सपोर्ट नहीं होगी। हम्म। तामी साहब, एक तासुर, एक और इससे रिलेटेड मैं एक बात करूंगा कि एक ये अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन हुई है जो अब आपके अलवी साहब प्रेसिडेंट के पास के टेबल पे मौजूद है। उन्होंने उसका फैसला करना है कि या उन्होंने साइन कर देनी है या फिर वही 15 दिन का प्रोसेस होगा, वो वापस भेज देंगे। अब उसमें क्वेश्चन ये है कि इस लेजिस्लेशन से कुछ बेनिफिशरीज हो सकते हैं, कुछ उनमें से जहांगीर तरीन साहब हो सकते हैं, इवन के नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा नाम आ रहा है कि वो दोबारा से अपील का हक और वो सारी चीजें वो रिस्टोर हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस लेजिस्लेशन से उनको कोई फायदा होगा और दोबारा से अब अगली जंग जो है या अगला जो इंतखाब है वो नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है जो पिछले कुछ माह से चल रहा है जिसका नाम है लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो ये इन सारी चीजों को उससे कनेक्ट करता हूँ कि जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन में जाने से पहले जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो बराबर किए जाएं। तो इस तरह की जितनी भी इकदामात हैं या कोशिशें हैं, मैं उनको इस तनाजुर में देखता हूँ कि इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हमें वो तमाम मौके मिलें जो इमरान खान साहब को मिले थे। तो इसलिए लेकिन बहरहाल ये जो अदालती मामलात हैं ये कोई इतने आसानी से शायद ना हो सके, इसमें अदालत की तरफ से भी कहीं ना कुछ रुकावट आएगी, क्योंकि हमने पिछले साल पंजाब असम्बली में देखा कि जब पंजाब असम्बली काबू में नहीं आ रही थी तो वफाकी हुकूमत ने गवर्नर के जरिए उनके इख्तियारात महदूद किए, उनकी खुद मुख्ताराना हैसियत को ख़त्म किया। लेकिन बहरहाल ये इन सारी चीज़ें करने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, और उसके बावजूद चौधरी परवेज लाई जो है वो फिर पंजाब में वापस आ गए। तो ये जो इस तरह के इकदाम है, मेरा ख्याल है ये इनको ज्यादा सियासी बुकलाहट से मैं ताबीर करता हूँ, और हुकूमत को शायद इस मौके पे चूंकि उनके पास इख्तियार और ताकत है तो ये समझ नहीं आ रहा होता कि मामला कैसे डील करें। तो जिस तरह हमने इमरान हुकूमत में देखा कि जस्टिस फाइज इजाज़ा के खिलाफ एक रेफरेंस प्रॉपर बनाया गया और अब उस पर माफिया मांगी जा रही हैं, तो हो सकता है नून लीग भी आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद इस मामले में भी माफी मांगे। अच्छा। आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं एक छोटा सा जी, क्वेश्चन अवैध जी, साहब आपकी इजाजत जी, से जी। पूछना चाहूंगा। वो शुरू में जब एक गुफ्तगू हो रही थी वज़राए आजम से रिलेटेड, हमारे यहाँ क्यों नहीं वजीर आजम जो है अपना पूरे 5 साल निकाल सकते? इसकी कोई खास वजह, और आने वाले वक्तों में भी क्या ऐसा ही होगा? देखिए, जो मुस्बत तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में उसे मैं मुशर्रफ दौर के बाद से डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले तो हमारे पास ये रोशन मिसाल मौजूद है, क्योंकि जमहूरी इदारे कोई इतने मजबूत नहीं थे और 2-2.5 साल 3 साल का अरसा हर वज़ीर आज़म को मिलता था। लेकिन जनरल कियानी के बाद से मैं इसे रियासत से या इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्ट करना चाहूँगा कि अभी एक तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, बेशक वज़राए आज़म उसमें आते जाए या जाते रहे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी रियासत ने एक फैसला जो है वो मुस्बत लिया है कि कम से कम एटलीस्ट असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम इस बारे में
पुरुमीद रहें कि हो सकता है कि रियासत के दिल में कभी रहम आ जाए और वो ये फैसला कर लें कि ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको हमने 5 साल पूरे करने देने हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई अवाम से, अवामी ताकत से ताल्लुक है। इसका रियासत से ताल्लुक है, और ये रियासत के मूड पे ही डिपेंड करता है कि कब वो रहम दिलाना नजरों से देखेंगे और आवाम को उनकी उमंगों का हक देंगे। मसला यह है ना कि रियासत का मूड भी हर 3 साल के बाद चेहरा बदलने से बदल जाता है, और उसके बाद जो है वो फिर हमें जो है वो चीजें मुख्तलिफ नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप कुछ देर पहले आप इंतखाबी हलकों की बात कर रहे थे और आप बड़ी नजर रखते हैं ये हलकों की सियासत पे। इस वक्त आपको मूड क्या नजर आ रहा है? ये जो इलेक्टेबल्स हैं या ये जो लोग अपने अपने हलकों में काम करते हैं, वोटर से राब्ता रखते हैं, क्योंकि एक तो हमें पिक्चर सोशल मीडिया पर नजर आती है कि जी इमरान खान साहब का जो है वो बड़ा एक ग्राउंड स्वेल है और कोई उनके मुकाबल खड़ा नहीं हो सकता इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हलकों की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह की सफबंदी हो रही है अगले इलेक्शन के लिए? कोई इलेक्शन का माहौल इस वक्त है भी या नहीं है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इवन जब पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हो भी चुके थे, तमाम उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम जिनसे भी बात होती थी वो बोझिल दिल के साथ ये सारा कुछ कर रहे थे। और वो सिर्फ इस उम्मीद पे कर रहे थे कि हो सकता है इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो अगले जो इलेक्शन हो वो इन पेपर्स के ऊपर हो, तो इसलिए हम ये पेपर्स जमा करा रहे हैं। तो इस हद तक तो उनकी इलेक्शन एक्टिविटी में दिलचस्पी थी, इससे ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पब्लिक पल्स के साथ साथ जो हुकूमती इदारों में या महकमों में चल रहा होता है उस पर भी उनकी गहरी नजर होती है। तो वो 30 अप्रैल की तारीख के बावजूद भी उस तरह से पंजाब में कोई कैंपेन नहीं हो रही थी, कोई डेरों पे आबादी नहीं थी, कोई जलसे या कोई गली मोहल्लों के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही थी, और उस वक्त भी लोग कंफ्यूज थे और वो ये कह रहे थे कि इन केस अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इन्हीं पेपर्स पे अगर इलेक्शन हुए तो हमारे कागजात मौजूद होंगे। इससे ज्यादा उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हालांकि अवाम कंफ्यूज थे, लेकिन जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं उनकी सियासी बसीरत इतनी होती है कि वो चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, और वो इसलिए 30 अप्रैल की तारीख को कोई इतना संजीदा नहीं ले रहे थे। हम्म। तो जहां तक बात है पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो बहुत मजबूत है, पहले से बढ़ी है, और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने उसको मजीद सहारा दिया है। अब पाकिस्तान की सियासत में चूंकि इन सारी बातों के बाद एक लेकिन भी आता है, हम्म। तो वो लेकिन ये है कि जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं ये खौफ लाहक है कि जैसे 2018 में नून लीग के उम्मीदवारों के साथ हुआ, कुछ सख्ती हुई, तोड़फोड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई, वफादारियां तब्दील करवाई गई, तो क्या हम ये प्रेशर सह लेंगे इमरान खान की मोहब्बत में? तो वो अपना ये गेज कर रहे हैं, ये वो एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ग्राउंड के ऊपर भरपूर तैयारी है तहरीक इंसाफ की। उसकी एक और वजह भी है कि पीडीएम हुकूमत की कोई कारकर्दगी इतनी मुतासर कुन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे अवाम एटलीस्ट ये सोचें कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। चूंकि पीडीएम की साइड पे कोई इस तरह से परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो इसलिए अल्टीमेटली नून लीग की मोहब्बत या नफरत के अलावा वो नजर तहरीक इंसाफ की तरफ ही जाती है। तो स्पेशली पंजाब के अंदर तो अभी तक तहरीक इंसाफ के हक में चीजें हैं। तो इससे जो जुड़ा हुआ एक सवाल है हुकूमत के ही हवाले से, आपको लगता है, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हम शायद इलेक्शन तो दोबारा नहीं जीत सकते, तो अब क्योंकि बैठे हुए हैं तो जितना इसको आप ड्रैग कर सकते हैं वो कर लें। आपका क्या तासुर है इस हवाले से? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ जी। और शायद इसीलिए वफाकी हुकूमत ये चाह रही है। नाम तो अभी तक यही इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, ऊपर एक हुकूमत हो, नीचे निगरान हुकूमत हो, तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, या सुबह के इलेक्शन पहले हो गए तो वफाक का रिजल्ट अल्टीमेटली सबको पता ही चल जाएगा कि क्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि वो ये समझ रहे हैं कि शायद उन्हें कोई इतने मुतासर कुन रिजल्ट्स ना मिल सकेंगे इलेक्शन में, तो इसलिए इसको जितना खींचा जा सकता है, डिले किया जा सकता है, किया जाए। सो वो सेकेंडली वो इस वक्त चूंकि पावर में है, तो वो अपने स्कोर भी सेटल कर रहे हैं साथ साथ। उनके जो मसले थे मुकदमात वाले वो उन्होंने सेटल करवा लिए, जनरल फैज हमीद का रास्ता रोक लिया,
इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो भी इंतकामी कार्रवाइयां करनी थी वो दिल खोल के कर रहे हैं। तो उनके वो जो उनकी एक लिस्ट थी या थिंग्स टू डू वाला काम था, शायद उसके अंदर वो कामयाब हो रहे हैं। हम्म। और ये उन्हें पता है कि अवामी तौर पे शायद उनके पास इतनी हमायत नहीं है कि वो अगली हुकूमत बना सके। बिल्कुल जावेद साहब। मैं जी मैं इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे हुक्मरान ढीठ हैं, हमारी आवाम भी उसी तरह से उतनी ही ढीठ है। ये हमें जहन में रखना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से सोचा हुआ है ना कि मैंने वोट इमरान खान को देना है या मैंने वोट नवाज शरीफ को देना है या मेरी ये पार्टी है, उन्होंने अपने जहन के अंदर तौजीहात और दलाइल भी इकट्ठे किए होते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये सोचेंगे कि अगर ये हुकूमत नहीं वो परफॉर्म कर सकी थी, इकॉनमी की सूरत हाल जो खराब थी, डिफॉल्ट तक पहुंच गए थे, तो या खुदा न खास्ता कि डिफॉल्ट हो गया था या नहीं हुआ था, तो वो ये कहेंगे ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ था, उनके जो 3.5 साल थे वो इनके सर के ऊपर आ गए थे। अगर इमरान खान का जो सपोर्टर है या उसका जो वोटर है वो ये सोचेगा कि मैंने जो वोट डालना है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो, और दूसरा जो इसमें अंदर जो मसला है वो ये है कि हमारी जो है ना मेमोरी इसके बारे में बहुत शॉर्ट होती है। हम वो बिल्कुल जब इलेक्शन के डेज करीब आते हैं ये सारी चीजें तकरीबन बराबर हो जाती हैं कि उस वक्त जिस तरह के ये जोशीले नगमे और गाने और जिस तरह से वो चलते हैं, फिर पिछली कहानियां मेरा नहीं ख्याल कि वो जहनों में रह जाती हैं। तो देखते हैं कि हमारी आवाम कब जागेगी, कब ये सोचेगी कि ये हुक्मरान वही हैं जिनकी वजह से हमने तकालीफ हम झेल रहे हैं, और उनको ये नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं जाग सकते। निजामी मैं साहब जावेद इसमें साहब। मेरा जी। आखिरी सवाल शामिल कर लें एंड दैट विल बी योर लास्ट वर्ड के इस वक्त जो ये उम्मीद है मुल्क के अंदर खास तौर पर इमरान खान के हामियों में कि बस एक दफा इलेक्शन हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लगता है कि ये पूरी होगी या उसके बाद भी मेरे और आपके हालात ऐसे ही रहेंगे? जी, मैं सिर्फ एक लाइन में जावेद साहब की बात में ऐड करना चाहता हूँ कि हमने जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं, ये बात दुरुस्त है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो माहौल बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन हार गई थी, लेकिन उनके कैंडिडेट्स ने बड़ा अच्छा कंपटीशन दिया था और कई हलकों में उन्होंने 50-50, 60-60 हज़ार वोट भी लिए थे। लेकिन बहरहाल वो हार गए, तो इसलिए ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन जैसे ही करीब आते हैं तो माहौल काफ़ी बदल जाता है। और डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है ये इस लिहाज से खासी तल्ख है कि इलेक्शंस के बाद भी मामलात महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से इतना जल्दी संवरने वाले नहीं हैं। उसकी वजह ये कि हम जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, वहां से चीज़ों की बेहतरी तो मेरा ख्याल है कि दूर की बात है, वो तो एक दीवाने का ख्वाब ही है। ये चीज़ें इस जगह पर रुक जाएं, तबाही की तरफ मजीद ना जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए भी खासी मेहनत दरकार है। तो अगर कोई ये सोचता है कि इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि वो सब अच्छा नहीं होगा और हालात तब्दील होने में खासा वक्त लगेगा। बिल्कुल, और ये जो मेहनत है जिसका आपने तज़किरा किया उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पेटी पॉइंट स्कोरिंग है और सियासी मफादात हैं अपने अपने और तरजीहात जो बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, उससे ज़रा आगे चला जाए, कॉन्टीन्यूटी की बात की जाए, सब सर जोड़ के बैठें जो इस वक्त जो है वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वही दायरों का सफर जो है उसमें हम घूमते रहते हैं। बहरहाल आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं, अगली दफ़ा किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। माजिद निज़ामी साहब आपका और जावेद रहमान साहब आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।